हेलो, जेके लेथ 99 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं लेथ मशीन के जो भाग थे इससे पहले अगली वीडियो में मैं बनाया और आप लोगों को उसके बारे में विधिवत समझाया, जैसे हेड स्टॉक, टेल स्टॉक। अब आज का टॉपिक हम बनाए रखे हैं कैरेज। आज कैरेज के बारे में आपको इस चित्र के माध्यम से हम विधिवत चर्चा करेंगे और ध्यान देंगे कि आपको हर बात इसकी समझ में आवे। जैसे ये कैरेज है, इस कैरेज को हम लेथ मशीन के टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच में इसको देखने को मिलता है, क्योंकि ये बेड एक वेज होता है, उसके ऊपर ये स्लाइड करता है। आप ध्यान देंगे कि यह बेड के ऊपर स्लाइड करता है, तो स्लाइड करते हुए इसको तीन तरह की चाल प्राप्त होती है, तीन तरह की फीड प्राप्त होती है। पहली फीड होती है लॉन्गिट्यूडिनल फीड। ये लॉन्गिट्यूडिनल फीड हम जब भी कैरेज व्हील, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैरेज व्हील के नाम से जानते हैं या इसको अपरन हैंड व्हील के भी नाम से जानते हैं। इसको जब हम चलाते हैं तो चलाते समय या तो हम हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ ले जाएंगे या टेल स्टॉक के से हेड स्टॉक की तरफ ले जाएंगे। इस दशा में जो फीड हमें प्राप्त होती है उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल फीड के नाम से जानते हैं। ध्यान देना यह है कि लॉन्गिट्यूडिनल फीड के दौरान ऑपरेशन जो किए जाते हैं, जिससे टर्निंग, जैसे ये जॉब है, इस पे अगर हम टर्निंग कर रहे हैं तो टर्निंग के दौरान जो फीड हमें मिलती है उस फीड को हम लॉन्गिट्यूडिनल फीड कहते हैं। चाहे वो छोटी टर्निंग हो चाहे वो बड़ी टर्निंग हो, अर्थात टर्निंग ऑपरेशन के दौरान इसके साथ जो भी फीड प्राप्त होती है उसे हम कौन सी फीड कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फीड कहते हैं। इसके बाद दूसरी फीड है क्रॉस फीड। क्रॉस फीड आप ध्यान देंगे, जब हम इधर से चला रहे थे तो इधर लेके आ रहे हैं कैरेज को, या कैरेज इधर से चला के हम इधर ले आ रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल फीड हो गई। इसी के दौरान हम किसी जॉब की टर्निंग कर पाते हैं। लेकिन अगली फीड जो क्रॉस फीड है, क्रॉस फीड के लिए अब हम क्या करते हैं कि जैसे अभी यही बेड हमारा है, ये बेड है, तो बेड के ठीक क्रॉस में आप देख रहे होंगे कि ये जो चित्र बना हुआ है, यहाँ से ये लिखा हुआ है क्रॉस स्लाइड। ये यहाँ का चित्र, यहाँ से लेके आप देख रहे हैं ये इसका ये टॉप वाला भाग है, इसका ये निचला भाग है और इसका ये हैंडल है, जो हैंडल इससे हम ऑपरेट करते हैं, चलाने का काम करते हैं। तो हम क्रॉस स्लाइड के माध्यम से हम कौन सी फीड प्राप्त करते हैं, क्रॉस फीड प्राप्त करते हैं। इस क्रॉस फीड के माध्यम से जब हम जॉब बनाते हैं कोई, तो जॉब की फेसिंग सतह को, जॉब की ये फेसिंग सतह है, इस फेसिंग सतह को हम आसानी से फेस कर पाते हैं। आपको हम पिछली बार बता चुके थे फेसिंग और टर्निंग क्या है। तो ये फेसिंग ऑपरेशन जब भी होता है तो किस फीड के द्वारा होता है, क्रॉस फीड के द्वारा। इस टॉप का ये भाग है, इसको हम टॉप क्रॉस स्लाइड कहते हैं। इसी के माध्यम से जब हम चलाते हैं तो हम किसी जॉब की फेसिंग कर सकते हैं। ये क्रॉस फीड खत्म हुई, इसके बाद अब आती है एंगुलर फीड। एंगुलर फीड की बात आपको अभी हम दिखा रहे हैं, ये पॉइंट ये दिख रहा है ना, इसको हम कौन सी स्लाइड कहते हैं, टॉप स्लाइड कहते हैं। इस टॉप स्लाइड के माध्यम से हम एंगुलर फीड प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल को जब हम ऑपरेट करते हैं और इसका जो केंद्र बिंदु है, इसका जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु को हम चार भागों में अगर बांटते हैं तो यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से भी 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री, ये दोनों तरफ, ये वर्कर के ठीक सामने हो और ये वर्कर के विपरीत में, अर्थात 360 डिग्री। 360 डिग्री पर हम इसको कहीं भी सेट करके कोई टेपर हम बना सकते हैं। जैसा मान लीजिए कि टेपर बनाना है आपको, ये जॉब है, छोटी टेपर बनाना है, तो हम इसके माध्यम से आसानी से टेपर सेट कर सकते हैं। इसमें जो लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा छोटा भाग, इस भाग को हम स्वीवल बेस कहते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया ये स्वीवल बेस, काला भाग जो दिख रहा है यहाँ से, ये स्वीवल बेस है। स्वीवल बेस को हम 45 डिग्री, यहाँ से केंद्र बिंदु से 45 डिग्री दाहिने और 45 डिग्री बाएं सेट करके हम इस टेपर को आसानी से काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जॉब है, इसमें इंटरनल होल है, इंटरनल होल है, इस होल के अंदर हमें छोटी सी टेपर काटना है,
तो इसके माध्यम से ही हम टेपर काट सकते हैं। इस स्लाइड को, इससे हम हैंडल को चलाते हैं, यहाँ से टूल ऑपरेट होता है और आसानी से टेपर बन जाती है। ये कौन सी फीड रही? एंगुलर फीड। ध्यान देने की बात है। अब जहां तक ये आता है कि इस कैरेज के जो भाग हैं वो कौन कौन है, जैसे सबसे पहला नंबर पे आता है सैडल। सैडल यहाँ लिखा हुआ है सैडल। ये सैडल यहाँ से ये भाग और यहाँ तक है, यहाँ तक भाग है सैडल, ये पूरा। ये सैडल आप ध्यान देंगे कि मशीनों में एच आकार का बना होता है। किस आकार का? एच आकार का। एच आकार का सैडल बना होता है। इसके बाद कुछ मशीनों में यह सैडल सी आकार का भी बना होता है। किस आकार का? सी आकार का बना होता है। यह सी इधर भी हो सकता है और ये सी इधर भी हो सकता है। ये मशीन के ऊपर डिपेंड है कि हम वो जो सैडल हमारा है वो किस आकार का है। और इस सैडल, आपको ये ध्यान देना है कि सैडल किसके ऊपर सेट होता है? इस मशीन के बेड के ऊपर। तो मशीन का बेड या तो वी आकार का होगा या तो वो फ्लैट आकार का होगा। तो अर्थात अगर वो फ्लैट आकार का है चाहे वो वी आकार का है, अर्थात इस सैडल के निचले सतह में ऐसे आकार बने होते हैं ताकि इस बेड पर वो फिसलन का काम आसानी से हो सके। अब ये सैडल के साथ साथ अगला भाग आता है क्रॉस स्लाइड। ये यहाँ दिख रहा होगा, लिखा भी गया यहाँ क्रॉस स्लाइड। यहाँ से यहाँ तक ये भाग है, ये टॉप का भाग है और ये इसका नीचे का भाग है। इसमें डबटेल ग्रू कटा होता है। यहाँ दिख रहा होगा थोड़ा सा ऐसे तिरछा तिरछा सा है, ये डबटेल ग्रू कटा होता है। इस डबटेल का क्या कार्य है कि मान लीजिए कि हम किसी जाल को डायरेक्ट ऐसे सेट कर रखे हैं, ये जाल की पकड़ आकर दोबारा हम ऐसे अगर बना रहे हैं जैसे ऐसे सीधे सीधे, तो हम वाइब्रेशन कार्य के साथ जब वाइब्रेशन होगा तो ये फिसल करके निकल सकता है। लेकिन इसको हम डबटेल के माध्यम से, डबटेल का काम होता है ऐसे तिरछा, एक कोण होता है, ये एक भाग हो गया, दूसरा भाग हम इसके साथ ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं ऐसे। अब कितना भी वाइब्रेशन हो, यह भाग जब ऐसे तिरछा हो जाता है, कैसे? ऐसे तिरछा, तो इसमें वाइब्रेशन के साथ कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि ये फिसल सकता, नहीं फिसलेगा, क्योंकि ये सीधा भाग फिसल के निकल सकता है। लेकिन ये तिरछा जो डबटेल फिटिंग होती है, डबटेल किसी हालत में यहाँ से निकल के फिसल नहीं सकती। ये यहाँ का डबटेल भाग है। अच्छा, इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस स्लाइड कहते हैं। यह बेड के, ये बेड है, इसके ठीक क्रॉस में चलती है, इसमें क्रॉस में चलती है बेड, ये क्रॉस स्लाइड। अभी इसको हम अगले बात में बताए हैं कि क्रॉस स्लाइड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? फेसिंग कर सकते हैं। और इसके साथ आप देखेंगे इसके हैंडल पर यहाँ निशान बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, अर्थात जो ये निशान बने होते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, तो यह निशान, एक निशान होता है, ये 1 पॉइंट का होता है। कितने का? 1 पॉइंट का। अगर हम ऐसे 10 निशान पार कर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाती है? 1 मिलीमीटर हो जाती है। कितनी? 1 मिलीमीटर। अर्थात जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो यहाँ से ध्यान देते हैं कि हमें डेप्थ ऑफ कट किसी जार के ऊपर कितना लगाना है। तो यहाँ 0 माध्यम बना होता है, 0 के साथ जब हम ऑपरेट करके स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, देखिए ये बात बहुत तगड़ी है कि लोग कहते हैं कि जब हम जाब के ऊपर कट 2 मिलीमीटर लगाते हैं, जाब के ऊपर कट 2 मिलीमीटर लगाते हैं तो जाब 2 मिलीमीटर कट जाता है, लेकिन टूल कितना आगे बढ़ता है। ध्यान देने की बात है, जब हम ऑपरेटिंग के दौरान इससे डेप्थ ऑफ कट 2 मिलीमीटर लगाते हैं जब, तो टूल इस पे लगा हुआ, इसके ऊपर ये स्लाइड लगी है, इसके ऊपर टूल लगा हुआ है, तो टूल डेप्थ ऑफ कट में 2 मिलीमीटर का कट सेट करने के बाद टूल 1 मिलीमीटर ही आगे बढ़ता है। टूल कितना बढ़ता है? 1 मिलीमीटर। और रोटरी मोशन होने के कारण, रोटरी मोशन होने के कारण इस जाब के ऊपर से माल डबल रिमूव हो जाता है, अर्थात माल कितना कट जाता है? 2 मिलीमीटर। इसके माध्यम से, इस क्रॉस स्लाइड के माध्यम से। ठीक है, अब ध्यान देना, अगला भाग आ रहा है कंपाउंड स्लाइड। ये कंपाउंड स्लाइड है, एक कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड आप ध्यान देंगे, इसको टॉप स्लाइड के भी नाम से जानते हैं, बताया गया आपको। किसके नाम से जानते हैं?
टॉप स्लाइड के, कंपाउंड स्लाइड के, और इसको कंपाउंड रेस्ट भी कहते हैं कि 3 नाम से हम इसको जान सकते हैं। इस कंपाउंड स्लाइड की सहायता से अब आप एंगुलर की बात यहाँ थी, वही बात इस कंपाउंड स्लाइड की आती है कि जब कंपाउंड स्लाइड से हम कार्य को करते हैं तो इसमें भी जैसे यहाँ डबटेल की बात बताई गई है कि यहाँ डबटेल लगा होता है, यहाँ डबटेल, इसके अंदर भी ऐसी व्यवस्था होती है, यहाँ डबटेल गुरु लगा होता है ताकि हम इसको ऑपरेट करके आसानी से कार्य को कर सकें। अब इनके साथ साथ आप ध्यान देंगे इस पर भी ये जो निशान बनाए गए हैं, ये निशान अंकित हैं, ये निशान जैसे यहाँ लिखा है माइक्रोमीटर डायल, तो यह इसके जो निशान ये निश्चित है कि एक निशान इसके कितने के हैं। एक निशान मान लीजिए इसके अगर 1 पॉइंट के हैं तो 10 पॉइंट बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर। तो यहाँ भी हम ऑपरेट करने के लिए इसको ध्यान देते हैं कि हम कार्य को कर रहे हैं तो कंपाउंड स्लाइड के साथ कितना कट हमें लगाना है, आसानी से हम कर सकते हैं। इस कंपाउंड स्लाइड के बाद अगला भाग आता है टूल पोस्ट। अगला भाग क्या आता है, टूल पोस्ट। ये टूल पोस्ट ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये टूल पोस्ट है, और इस कैरेज के ऊपर जो ये टूल पोस्ट लगा है, इस टूल पोस्ट को हम रियर टूल पोस्ट के नाम से जानते हैं। इस टूल पोस्ट में एक ही टूल बांधा जा सकता है, इस टूल पोस्ट में एक ही टूल बांधा जा सकता है जिसके माध्यम से हम टर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये कार्य है, यहाँ दिखाया गया हुआ है, आपको एक भाग दिखा है छोटा सा, ये टूल है जिसको हम इंडेक्सिंग टूल पोस्ट के नाम से जानते हैं या 4-वे टूल पोस्ट के नाम से जानते हैं। अब इसमें 1 2 3 4 एक साथ 4 टूल बांध सकते हैं और हम कार्य को आसानी से कर सकते हैं। अब टूल पोस्ट के बाद ये अगला भाग आता है अपरन। अपरन की बात जहां तक है, अभी आपको बताया गया सैडल, इस सैडल से देखिए यहाँ निशान है, इस निशान जैसा इसमें नट बोल्ट सिस्टम से इसमें लग जाता है और इसको हम सेट कर लेते हैं। नीचे की तरफ झुका होता है, इसके साथ से नीचे झुका होता है और इसके इसी पार्ट में ये हैंड व्हील लगी हुई है और इसमें ये दिख रहा है, ये हैंडल है, एक इधर हैंडल है, फिर इधर ये हैंडल है। इनको हम जैसे हम हाथ से काम करते करते कभी हमें ये होता है कि हमें सेल्फ फीड में चलाना है मशीन को, तो ये लगा हुआ भाग इसको हम कनोव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनोव। जब हम सेल्फ फीड का कार्य करते हैं तो सेल्फ फीड के साथ जब हम मशीन को लॉक करते हैं, इस कनोव को हम टाइट कर देते हैं। कनोव को जब टाइट कर देते हैं तो मशीन सेल्फ फीड में या तो हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ, या तो हेड स्टॉक से टेल स्टॉक, या टेल स्टॉक से हेड स्टॉक तरफ मशीन चल पड़ती है और ऑपरेशन होता है। अब इसी के साथ ध्यान देने की बात है कि इसमें एक भाग यहाँ लगा होता है जिसको हम कहते हैं हाफ नट। क्या कहते हैं यहाँ, हाफ नट। ये हाफ नट लीवर है। जब हम थ्रेड काटते हैं, जब हम थ्रेड काटते हैं तो थ्रेड चार्ट सेट करने के साथ साथ जब इसको हम लॉक करते हैं, इंगेज करते हैं, तो इंगेज के दौरान इस जाब की सतह पर चूड़ी बनना शुरू हो जाती है। किसके दौरान, इस हाफ नट लीवर को जब हम इंगेज कर लेते हैं तो मशीन तो चल पड़ती है आगे को और चूड़ी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन जब चूड़ी बन जाती है, इसको हम जब डिसएंगेज कर देते हैं तो वहां से कार्य कनेक्ट खत्म हो जाता है और चूड़ी का कार्य सफल हो जाता है, रुक जाता है। तो इसके माध्यम से ये रहा। अब ध्यान देना है कि इस अपरन के साथ साथ अगला कार्य क्या, इसका विशेष कार्य क्या है। जैसे इस कैरेज में जो कुछ ऐसे विशेष भाग जैसे ये लगे हैं, इसके हिसाब से हटा रहा है पॉइंट कि इससे कम लंबाई की टेपर काटी जा सकती है। इस टॉप स्लाइड के माध्यम से हम कम से कम लंबाई की, जैसे ये छोटी लंबाई है, इस छोटी लंबाई की टेपर हम किससे काट सकते हैं, इसके माध्यम से काट सकते हैं। दूसरा विशेष कार्य है, इस टॉप स्लाइड से मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटने के लिए बहुत ही उपयोगी है। जब भी हम थ्रेड काटते हैं तो थ्रेड के 1 मुंह, 2 मुंह, 3 मुंह, 4 मुंह आसानी से बनाए जा सकते हैं। किसके माध्यम से, इस टॉप स्लाइड के माध्यम से। क्योंकि आप ध्यान दिए होंगे, अगर इस समय बाटल आ रहे हैं, बाटल के नेक में, गर्दन में पहले जो चूड़ियाँ कटती उसको कई बार हमें घुमाना पड़ता था, ऐसे तो कसते थे या कई बार घुमा करके हम खोलते थे। लेकिन अब क्या है,
कि उसको हम ध्यान दिए होंगे, एक बार हम ऐसे कस देते हैं पूरी चूड़ी चढ़ जाती है, इसके बाद एक बार खोल देते हैं पूरी चूड़ी खुल जाती है। इसका ही विशेष है कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड। वो कौन सी थ्रेड होती है? मल्टी, एक से अधिक मुंह वाली, एक मुंह, दो मुंह, तीन मुंह, चार मुंह। एक बार हम घुमाते हैं और वो चारों एक बार रिमूव करके इसके ढक्कन को खोल देती है, या एक बार घुमाते हैं तो इस ढक्कन को बंद कर देती है। किसके माध्यम से? स्टॉप स्लाइड के माध्यम से। अच्छा, अगला आता है भाग बोरिंग। बोरिंग, अगर किसी जाब के अंदर कोई भारी भरकम जाब है, इसके अंदर हमें होल बनाना है। हम होल बनाने के दौर में हम बहुत किए तो 20 मिलीमीटर 25 मिलीमीटर का होल हमने यहाँ लगा दिया ड्रिल के माध्यम से, लेकिन हमें ये 50, इसको हमें 70 करना है। कितना करना है? 70। तो 70 का ड्रिल हमें उपलब्ध नहीं है, तो उस समय हम बोरिंग टूल के माध्यम से, इस टॉप स्लाइड पे लगा हुआ टूल पोस्ट है, उस बोरिंग टूल को यहाँ बांध करके इस होल को 30 से हम 70 आसानी से कर सकते हैं। ये बोरिंग ऑपरेशन भी इससे आसानी से हो जाता है। अब एक विशेष कार्य और है, थ्रेड कटिंग के समय डेप्थ ऑफ कट। इसके साथ साथ जब हम थ्रेड कटिंग करते हैं तो डेप्थ ऑफ कट करने के लिए इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और अगला भाग आता है थ्रेड मेंटेनेंस। थ्रेड मेंटेनेंस, आप ध्यान देंगे कि जब थ्रेड मेंटेनेंस का काम आ गया, मान लीजिए इस जॉब पे थ्रेड कटी हुई है, ये थ्रेड ऐसे थ्रेड बनी हुई है, थ्रेड बनी हुई है, तो इस थ्रेड के यह भाग है और यह भाग, दो भाग है ना, ये क्रेस्ट कहलाता है, ये भाग क्रेस्ट कहलाता है, और ये अंदर वाला भाग रूट कहलाता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बनी हुई थ्रेड ये है और हमारा ये टूल है, ये टूल, यह टूल कार्य के दौरान जब हम मशीन पे, यहाँ अभी बताया कि जब हम इसको लॉक करते हैं, इसको इंगेज करते हैं, तो इंगेज के दौरान कोई जरूरी नहीं है कि यह टूल इस रूट के सीध में पहुंच जाए, ठीक निशान में, कोई जरूरी नहीं है। यह टूल क्योंकि अभी शुरू किया जा रहा है ऑपरेशन, तो यह यहाँ भी हो सकता है। इसी को हमें सेट करने के लिए, इसको हमें जब चलाना पड़ता है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ से जो बताए गए कि एडजस्टिंग नट बोल्ट लगे होते हैं, इसको टाइट किया गया होता है ताकि वाइब्रेशन ना हो। इसको हम ढीला करने के साथ साथ हम उसको स्लाइड कराते हैं, इस हैंडल के द्वारा हम स्लाइड करा के इस टूल को कहाँ ले आते हैं? ठीक इसके बीचों बीच लाते हैं। और हम जब टूल बीचों बीच लाते हैं तो मशीन को चला करके इस थ्रेड मेंटेनेंस के काम को आसानी से कर सकते हैं। अब जहां तक कि इस भाग को, इसके भागों को हमने यहाँ खोल के दर्शाया है और पूरे पॉइंट को अलग अलग करके दिखा दिया है। अब इसका जो मेन भाग है ये दिखा जा रहा है, ये भाग अगला दिखाया गया है, ये जिसको हम एक क्रॉस स्लाइड है, क्लास लाइट का भाग दिखाया गया है, नीचे डबटेल ग्रू यहाँ है, और इसके साथ ये विशेष एक अंदर से स्लॉट कटा है। इस स्लॉट को हम टी सर्कल स्लॉट के नाम से जानते हैं। ये स्लॉट दिख रहा होगा, स्टॉप स्लाइड, अब इसमें तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ इसीलिए इस पार्ट को, चित्र को लगाए ताकि इसमें दिखे। ये टी सर्कल स्लॉट के नाम से इसको हम जानते हैं। और इस टी सर्कल स्लॉट में ये एक ऐसा बोल्ट लगा जिसको हम टी बोल्ट के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए दिख रहा है, ये जो टी बोल्ट दिख रहा है, ये इसको हम टी बोल्ट के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर अगला भाग आता है जो यहाँ दिख रहा है, यह भाग इसमें बताया गया है कि यह स्वीवल बेस के नाम से जानते हैं। इसी के ऊपर 360 डिग्री के निशान अंकित होते हैं। और इसका ये टॉप भाग है जिसके ऊपर एक तरफ इंटरनल, इसमें इंटरनल डबटेल कटा हुआ है, और इस भाग के ऊपर एक्सटर्नल डबटेल ग्रू कटा हुआ है। और यह दिख रहा होगा दूसरा नंबर भाग, ये जिब है, ताकि जिब जब हम यहाँ कार्य करते हैं तो उसमें आयल की जरूरत होगी। फिसलन का अगर करना है, जब कार्य करते हैं तो उसमें आयल की जरूरत होगी, तो ये जिब लगी होती है ताकि, और जहाँ तक यहाँ बताया गया कि जब यहाँ हम नट बोल्ट को कसते हैं, तो अगर हम नट बोल्ट को कसते हैं उसके दूसरे पार्ट को डायरेक्ट मैच कर ले तो यहाँ से दिक्कत हो सकती है, स्लाइड खराब हो सकती है। इसलिए जिब लगी होती, ये जिब, ताकि हम कसें और जिब ही उसके एडजस्ट में आए और कोई पार्ट खराब ना हो।
ऊपर वाला भाग ये दिखाया गया है जो ये टूल पोस्ट है, 4-वे टूल पोस्ट। इसको हम 4-वे टूल पोस्ट या इंडेक्सिंग टूल पोस्ट के भी नाम से हम जानते हैं। अब इस कैरेज के जितने भाग थे इसको हम आपको विधिवत समझा सके। JK Lathe 99 में आपका स्वागत है।